हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है सरफेक्टेंट, जिसको सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। हम सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसमें आज हम देखेंगे सरफेक्टेंट। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी आप देखें, जिसमें मैंने सब बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड जो इस वीडियो लेक्चर में भी यूज़ होने वाला है, तो उसको मैंने डिटेल में समझा दिया है। जैसे कि सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, जो भी हम यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में भी। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी एक बार आप देख लें तो आपको और अच्छे से समझ में ये वीडियो लेक्चर आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन है सरफेक्टेंट क्या होता है, और सर्फ या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। नाम से ही क्लियर है, सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब सरफेस पे एक्टिव है, मतलब है ना, वो कहलाता है सरफेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो सरफेक्टेंट्स क्या होता है? सरफेक्टेंट्स आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट्स आर दोज कंपाउंड्स विच लोअर द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन होता है, मैं पहले भी बोला हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है या फिर इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, इसको मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, है ना। तो सरफेस टेंशन के लिए उस वीडियो लेक्चर को देख लें आप, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझते हैं सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, सरफेस में जो है ना टेंशन को, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए जो भी हम लोग एजेंट्स का यूज करते हैं या फिर जो भी कंपाउंड्स के यूज करते हो, क्या कहलाता है? हमारा सरफेक्टेंट्स कहलाता है। तो बाय देयर टेंडेंसी टू गेट, अब कैसे सरफेस टेंशन को कम करता है? तो एडजॉर्ब होकर के, क्या है उसका प्रॉपर्टीज? एडजॉर्ब होकर के एट सरफेस या फिर इंटरफेस। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, सरफेस टेंशन और इंटरफेस को क्या होता है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। ये हमारा एक कंटेनर हो गया। तो इस कंटेनर में हमने यहाँ पे क्या किया है? लिक्विड फिल कर दिया है। ये मान लेते हैं वाटर है ना, लिक्विड हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ऊपर साइड क्या होगा? गैस होगा या वेपर होगा कंटेनर के, और नीचे में क्या होगा? आपका वाटर होगा। तो अगर गैस एक फेज, देखो दो फेज हुआ यहाँ पर, एक फेज हो गया लिक्विड और दूसरा फेज हो गया आपका गैस। तो अगर दोनों में से कम एक फेज क्या होना चाहिए? अगर गैस होता है तब उस केस को हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम बोलेंगे सरफेस। ये वाला भी पॉइंट याद रखेंगे आप। दो फेज में एक फेज क्या होना चाहिए? गैस फेज होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सरफेस। और एक अदर कंटेनर लेता हूं मैं, है ना, इसमें दो फेज दिखाता हूं मैं। जैसे मान के चलिए ये एक लिक्विड है, अभी ऊपर में एक और एक लिक्विड है। ठीक है, दोनों लिक्विड्स हैं, समझ में आ रहा है? कोई भी एक, ये लिक्विड वन है, ये लिक्विड वन है मान लेते हैं, ये लिक्विड टू है, मतलब अलग अलग दो लिक्विड्स हैं या दो सॉल्वेंट्स हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। जो कि क्या है, ये दोनों लिक्विड क्या है? आपस में इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब होता है जो डिजॉल्व, जो मिसिबल नहीं, जो मिक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दो फेज दिख रहे हैं आपको, ऊपर वाला फेज एक और एक नीचे वाला फेज। तो देखो दोनों फेज में कोई एक फेज गैस अगर होता, पहले वाले केस में देखना चाहिए, अगर एक फेज गैस था तो उसको हम सरफेस बोल रहे थे। लेकिन अगर एक फेज गैस नहीं है, अदर कुछ भी हो, चाहे लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड हो, तब उस जो इंटरफेस पॉइंट बोले, तब उस जो पॉइंट है ना, जो ये वाला पॉइंट, जो दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट जो मिक्स हो रहा है जहां पर, उस पॉइंट को हम यहां पर क्या बोलते हैं? तब इस केस में बोलते हैं इंटरफेस। तो समझ में आ गया होगा इंटरफेस कब बोलेंगे। यहाँ पे देख भी सकते हैं, एग्जांपल में भी लिखा है सॉलिड और वेपर है, मतलब एक फेज वेपर है तो क्या हो गया? ये सरफेस हो गया। सॉलिड और लिक्विड है तो इंटरफेस हो गया। सॉलिड सॉलिड रहेगा तो भी इंटरफेस हो जाएगा, लेकिन लिक्विड और वेपर आ गया तो फिर सरफेस हो गया, और लिक्विड लिक्विड आ गया तो इंटरफेस हो गया। तो ये वाला पॉइंट को आप याद रखेंगे। इंटरफेस किस केस में हम बोलते हैं? वो जो जहां पर दो फेज मिल रहे हैं उस पॉइंट को, तब बोलेंगे। जब इंटरफेस कब बोलेंगे? जब वेपर फेज नहीं होगा। वेपर होगा तो एक फेज भी वेपर होता है उसमें से, तो क्या बोला जाता है? सरफेस। और दो फेज गैस या फिर वेपर वेपर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाता है। गैस क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, इसलिए गैस गैस फेज नहीं होता। गैस गैस का दो फेज नहीं मिलता, इसलिए एग्जांपल में मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। तो आप ये याद रखेंगे सरफेस किस केस में बोलेंगे और इंटरफेस किस केस में बोलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं कहीं पर भी अगर इंटरफेस बोलूं या सरफेस बोलूं, तो ये हम दोनों डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इंटरफेस बोलने पर भी सरफेस को डिफाइन कर रहे हैं, या फिर सरफेस अगर बोल रहे हैं तो भी हम इंटरफेस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। क्योंकि सॉलिड और वेपर है तो सरफेस बोलते हैं वही, लेकिन सॉलिड और लिक्विड है तो इंटरफेस बोलते हैं। हमें ब्रॉडली अगर देखा जाए, स्टडी करना है जिसमें सभी फेस को लेना है, तो इंटरफेस बोल सकते हैं, जिसमें सरफेस आ ही जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इंटरफेस और सरफेस सब एक ही चीज है, बस मैंने जो डिफरेंस है उसको मैंने बता दिया, ठीक।
अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं सरफेक्टेंट कैसे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में ऊपर में देखा था क्या करता है, जो कंपाउंड्स विच लोअर द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को जो कम करे, है ना, वो क्या कहलाता है, सरफेक्टेंट कहलाता है। कैसे होता है मैंने बता दिया है कि वो क्या करता है, टेंडेंसी होता है उसका कि वो कहाँ पे एडजॉर्ब हो जाता है, सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे। तो उसको मैं समझ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सरफेस टेंशन क्या होता है। तो ये मान लो हमारा नॉर्मल सरफेस है ना, इसमें हमने क्या लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल को फिल कर दिया नॉर्मल सरफेस के केस में। अब सरफेस के जो बल्क वाला फिनोमिना है, बल्क साइड है, ये हमारा सरफेस है ना, सरफेस है, ये हमारा क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो बल्क में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सभी डायरेक्शन से समान अट्रैक्शन फोर्स काम करने की वजह से यहाँ पर नेट फोर्स जीरो होता है। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया सरफेस टेंशन में, है ना। बट जो सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो डायरेक्शन है फोर्स का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब नीचे में ही सरफेस के और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो अट्रैक्शन कहाँ होता है, नीचे की ओर होता है, जिसकी वजह से सरफेस कैसा हो जाता है, सरफेस थोड़ा इस टाइप से हो जाता है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो ये पॉइंट क्या आप याद रखेंगे। तो जो अट्रैक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है वही अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। क्योंकि सरफेस जो फ्लैट था अब वो कैसा हो गया, नीचे थोड़ा झुक गया है, वही क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है। तो जो फोर्स नीचे काम कर रहा है वही क्या है, सरफेस टेंशन है। मतलब कुछ ना कुछ उस सरफेस पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है ना, वर्क हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क हुआ है। तो ये वर्क ही है हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है। तो इसी वर्क को हमें कम करना है, सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हम सरफेक्टेंट का यूज करते हैं। तो समझते हैं उसको क्या होता है ना, मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द इंटरफेस या फिर सरफेस इज टर्म्ड एज ए इंटरफेशियल फ्री एनर्जी बोलेंगे या सरफेस फ्री एनर्जी। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो अभी सरफेस जो हमारा ये वाला सरफेस देखिए, है ना, ये सरफेस जो सरफेस टेंशन की वजह से झुका है, अगर इसको हम फिर से वापस लाना चाहेंगे इस पॉइंट पे, मतलब ओरिजिनल पॉइंट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो जो वर्क डन करेंगे, जो वर्क हुआ है वही क्या है, एज ए एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, सरफेस एनर्जी चाहिए या फिर इंटरफेशियल एनर्जी चाहिए। इंटरफेशियल मैंने बता दिया, इंटरफेस बोल सकते हैं या फिर सरफेस भी बोल सकते हैं। तो पर यूनिट एरिया इज यूजुअली टर्म्ड एज ए इंटरफेशियल सरफेस टेंशन, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पॉइंट देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू द इंटरफेशियल फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो जो सरफेस टेंशन है वाटर का या फिर लिक्विड का, वो किसके इक्वल होगा बोला है, इंटरफेशियल फ्री एनर्जी या फिर सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस एनर्जी की इक्वल होगा पर यूनिट एरिया पे। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सरफेस एनर्जी को डिटेल में समझा दिया है। अब द बाउंड्री बिटवीन द वाटर एंड एयर फेस, तो जो बाउंड्री है हमारे पास वाटर और एयर के बीच, वाटर और गैस या फिर लिक्विड और गैस के बीच जो हमारे पास जो बाउंड्री बना है ना, वही तो हमारा सरफेस है। उसी सरफेस पे जो सरफेस टेंशन लगा है वही किसके इक्वल होता है, तो सरफेस एनर्जी या फिर इंटरफेशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। तो व्हेन दैट बाउंड्री इज कवर्ड बाय द सरफेक्टेड, तो जो बाउंड्री बना था, जैसे मैंने बताया, ये जो बाउंड्री बना हुआ है यहाँ पर जो सरफेस टेंशन की वजह से नीचे हुआ है, इसको हम किससे कवर करेंगे, सरफेक्टेंट से कवर कर देंगे। तो सरफेस टेंशन द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द इंटरफेस इज रिड्यूस, मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो बाउंड्री बना था, जो सरफेस टेंशन की वजह से नीचे झुका हुआ था, अगर उसमें हम सरफेक्टेंट डाल देते हैं ऊपर से, तो सरफेक्टेंट क्या करता है, उस बाउंड्री को कवर कर लेता है, मतलब सरफेस को ओरिजिनल पहले के जैसे ले आता है। तो इससे क्या होता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। और देख लेते हैं, डेंसर द सरफेक्टेंट पार्ट एट द इंटरफेस या फिर सरफेस, ग्रेटर विल बी द रिडक्शन इन द सरफेस टेंशन। तो जितना ज्यादा हमारा सरफेक्टेंट होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या होगा, रिडक्शन होगा हमारा सरफेस टेंशन का। तो सरफेस टेंशन उतना ही कम होगा जितना सरफेक्टेंट होगा, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक। द कंसंट्रेशन ऑफ द सरफेक्टेंट एट बाउंड्री यूजुअली डिपेंड्स ऑन द सरफेक्टेंट स्ट्रक्चर। अब वो कॉन्सेंट बाउंड्री पे, मतलब अगर हम एक कंटेनर ले लेते हैं इस टाइप से, अगर इस ये ऐसा झुका है, इस बाउंड्री पे अगर सरफेक्टेंट है इसके, है ना, इस बाउंड्री पे अगर सरफेक्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेक्टेंट की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड, स्ट्रक्चर मतलब अगर बड़ा स्ट्रक्चर है छोटा स्ट्रक्चर है, और उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि टू फेज के बीच में कैसा वो काम कर रहा है एट द इंटरफेस में, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने एक चीज तो सरफेस वाला ट्रेस बता दिया सरफेस टेंशन के केस में। सेम अगर हम दो लिक्विड की मैंने जैसे बात कर रहा था, यहाँ पर ये देखिए दो लिक्विड है, मान लो एक लिक्विड ये है, एक ऊपर में एक लिक्विड ये, दो फेज के लिक्विड है। तो एक पॉसिबिलिटीज क्या है, सरफेक्टेंट एक सरफेक्टेंट दोनों केस बताते हैं ना। एक सरफेस टेंशन की वजह से, मतलब ये क्या है, एक गैस फेज है और इधर एक लिक्विड फेज है, ठीक है। तो यहां पर भी काम करेगा सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट यहां पर भी काम करेगा सरफेस पे, और दो लिक्विड के बीच का जो मिडिल पॉइंट है जहां पर दो लिक्विड मिल रहे हैं ना, वहां पर भी क्या करेगा, सरफेक्टेंट
काम करता है। सर्फेक्टेंट वहां पर भी जाके क्या करता है, उस दोनों लिक्विड को डिसॉल्व करने का काम करता है। आगे हम इसको भी देखेंगे। तो सर्फेक्टेंट के लिए हम हमेशा पढ़ेंगे सर्फेक्टेंट केस में तो इंटरफेस वाला भी पॉइंट याद रखेंगे और सरफेस पॉइंट को भी याद रखेंगे, भूलना नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट है ना। इंटरफेस बस मैंने बताया है, वही डिफरेंस ऊपर में जो डिफरेंस बताया वही याद रखना है आपको, और सरफेस के भी मैंने बता दिया है। तो लिखा है गुड सर्फेक्टेंट शुड हैव वीक सॉल्युबिलिटी टू द बल्क फेज। तो अच्छा सर्फेक्टेंट क्या होता है, जिसका सॉल्युबिलिटी बल्क में कम होना चाहिए। बल्क मतलब समझते हैं जो नीचे वाला पोर्शन है ना, बल्क ये नीचे वाला पोर्शन है, तो इसमें कम सॉल्युबिलिटी है मतलब वो सरफेस पे ही रुकेगा, और सरफेस पे रुक रहा है मतलब वो अच्छा सर्फेक्टेंट है, क्योंकि सरफेस पे ही तो हमें रोकना है सर्फेक्टेंट को, ताकि वो सरफेस टेंशन कम हो सके। यही हमारा क्या सर्फेक्टेंट का प्रॉपर्टीज है। ऐसा कंपाउंड जो सरफेस टेंशन को कम करे वही कहलाता है सर्फेक्टेंट। अब हम सर्फेक्टेंट को समझते हैं कैसा होता है, कैसे दिखता है ना। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट को यहाँ पर एम्फीफिलिक कंपाउंड भी बोला जाता है, भी समझ जाएंगे। एम्फीफिलिक मतलब होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी हो और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो, हाइड्रोफोबिक भी हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, सर्फेक्टेंट में होता है। अभी देख लेते हैं इसको। तो देखो मेनली दिस एम्फीफिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर सर्फेक्टेंट कंसिस्ट टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है लायोफिलिक जिसको हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, और एक होता है लायोफोबिक जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक पार्ट क्या होता है, विच इज सॉल्युबल इन ए स्पेसिफिक फ्लूइड में, मतलब कोई भी एक सॉल्वेंट में जो सॉल्युबल पार्ट होता है ना उसका, वो कहलाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक जो सॉल्युबल नहीं होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पर जो बना हुआ है इसको पहले। तो ये वाला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, ये आयंस के फॉर्म में कैसा है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस के फॉर्म में, मतलब पोलर ग्रुप है ये, है ना। ये क्या है, ये सोडियम भी है बाहर में, इस टाइप से ये पूरा ग्रुप है। और इधर बाकी क्या है, कार्बन चेन इससे जुड़ा हुआ है, पूरे लंबे कार्बन चेन। तो आपको पता होगा जो पोलर ग्रुप से मतलब ये वाला एरिया आपका देखा जाए जहाँ पे सोडियम ये सब, ये जो पूरा ओवरऑल एरिया है क्या है, ये पोलर ग्रुप है। तो पोलर ग्रुप तो पता है आपको क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। अगर वाटर सॉल्युबल है ये, है ना, वाटर सॉल्युबल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है। तो सर्फेक्टेंट में एक पार्ट होता है पोलर जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ना, यहाँ पे देखिए हाइड्रोफिलिक लिखा है, इसको हाइड्रोलायोफिलिक। ठीक, हाइड्रोफिलिक मतलब समझ गया, हाइड्रोफिलिक मतलब हो रहा है, सिंपल सी बात है कि जो वाटर का सॉल्युबल हो, और शायद यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो गया है ना, इस चीज को याद रखेंगे आप। नाम में थोड़ा हाइड्रोफिलिक होगा तो उसका होगा हाइड्रोफोबिक, लायोफोबिक, लायोफोबिक होगा, या फिर नॉर्मल चलने देते हैं, सिंपल से याद रखेंगे आप इसको। लायोफोबिक और लायोफिलिक को छोड़ दीजिए, ठीक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक को अभी छोड़ दीजिए, आप सिंपल से याद रखेंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल हो, और हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर इनसॉल्युबल हो। तो जो इसका हेड पार्ट है, देखो ये सर्फेक्टेंट है, मैंने बता दिया इस पूरा सर्फेक्टेंट है ये। तो इसका जो पोलर पार्ट है उसको बोलते हैं हेड, और जो कार्बन चेन है इसको बोलते हैं टेल पार्ट, टेल। ठीक है। तो जो कार्बन चेन टेल वाला है ये तो वाटर सॉल्युबल होगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रो, ये कहलाएगा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो हेड ग्रुप है, हेड मतलब जो पोलर है जहां पे आयंस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, वो आपका होता है हाइड्रोफिलिक। तो आपको बस सिंपल से याद रखना है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट का हेड पार्ट्स जहां पर पोलर ग्रुप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहलाता है, वही हेड कहलाता है उसका। और जो इधर बाकी पोर्शन है वो टेल कहलाता है। जो कार्बन चेन होते हैं, कार्बन चेन क्या होता है, हमेशा वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, इस पॉइंट को भी पता है। और हम देख लेते हैं दो तीन पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा है द हाइड्रोफिलिक पार्ट इज डिनोटेड एज द हेड ग्रुप एंड द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज रिफर्ड एज ए टेल ग्रुप। ठीक है। तो द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज यूजुअली लीनियर ब्रांच चेन होता है कार्बन का, 8 से लेकर 18 कार्बन तक होते हैं, या फिर एलिफेटिक एरोमेटिक मिक्सचर ऑफ बोथ स्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब टेल पार्ट जो होता है ना, वो कार्बन कार्बन का श्रृंखला भी हो सकता है, चैन हो सकता है, या फिर बेंजीन रिंग, या फिर एरोमेटिक कोई कार्बन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन हो, एरोमेटिक कार्बन भी हो सकता है। 30 पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो ये हो गया मिक्सचर हो सकता है, या फिर मिक्सचर हो सकता है एलिफेटिक एरोमेटिक का, ये भी चीज को आप याद रखेंगे। तो ये हो गया सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर में हम नॉर्मल समझे हेड और टेल के फॉर्म में। हेड होता है आपका हाइड्रोफिलिक,
टेल होता है आपका हाइड्रोफोबिक, सबको रीजन समझ गए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डाइमेरिक सरफेक्टेंट। अभी रिसेंट में हम देख रहे हैं कि रिसर्च डाइमेरिक सरफेक्टेंट पे भी हो रहा है। पहले हम मोनोमेरिक सरफेक्टेंट समझते थे। मोनोमेरिक मतलब आपको सिंगल सरफेक्टेंट, ये उसका हेड हो गया, ये उसका टेल हो गया, ये सिंगल सरफेक्टेंट समझते थे, है ना, चाहे इसमें पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, न्यूट्रल हो, आगे और देखेंगे। लेकिन अब डाइमेरिक सरफेक्टेंट आ गया, मतलब दो सरफेक्टेंट को एक साथ हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्ट कर देते हैं किसी भी कार्बन से या फिर किसी भी बॉन्ड के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसको यहाँ पर स्पेसर बोला जा रहा है, स्पेसर। तो डाइमेरिक सरफेक्टेंट विच कंटेन टू हाइड्रोफोबिक टेल, देखो टू हाइड्रोफोबिक टेल दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लिखा है हाइड्रोफोबिक टेल करके यहाँ पर, है ना, दो हाइड्रोफोबिक टेल है विथ शॉर्ट स्पेसर, किसके साथ, और स्पेसर लगा होता है। स्पेसर मतलब बीच के कंपाउंड है जो स्पेस में वो कनेक्ट करने का काम करता है। दिस स्पीसीज आर टर्म्ड एज ए जेमिनी सरफेक्टेंट। तो जेमिनी सरफेक्टेंट बोला जाता है डाइमेरिक सरफेक्टेंट को, या फिर डबल चेन सरफेक्टेंट। डबल चेन क्योंकि दो मोनोमर यूनिट होने की वजह से डबल चेन सरफेक्टेंट भी बोलेंगे। और दे शो सेवरल इंटरेस्टिंग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज सच एज हाई इफिशियंसी इन लोअरिंग सरफेस टेंशन एंड वेरी लो क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, आगे देखेंगे। मतलब अच्छा, इसका जो मोनोमेरिक सरफेक्टेंट के कंपैरिजन में डाइमेरिक सरफेक्टेंट का इफिशियंसी, फिजियोकेमिकल इफिशियंसी प्रॉपर्टी सब अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, और ज्यादा इजीली ये सरफेस टेंशन को लोअर कर पाता है। तो ये देखो एक सरफेक्टेंट ये हो गया हमारा, है ना, मोनोमेरिक यूनिट, एक सरफेक्टेंट ये हो गया हमारा मोनोमेरिक यूनिट। इन दोनों के बीच में हम स्पेसर के थ्रू CH2 जो एन लिखे स्पेसर के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा क्या कहलाया जा रहा है, डाइमर ऑफ सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये हमारा क्या हो गया, ये यही हमारा हो गया डाइमेरिक सरफेक्टेंट, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, सरफेक्टेंट हो गया, या फिर हम जेमिनी सरफेक्टेंट, डाइमेरिक सरफेक्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, जेमिनी सरफेक्टेंट। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अभी रिसेंट में इसमें रिसर्च हो रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सरफेक्टेंट के और कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल सरफेक्टेंट्स। नेचुरल सरफेक्टेंट्स, तो नेचर ओन सरफेक्टेंट्स आर टर्म्ड एज ए पोलर लिपिड्स, दीज आर अबंडेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा। तो इन द बायोलॉजिकल सिस्टम द सरफेस एक्टिव एजेंट्स प्ले द सेम रोल एज ए सरफेक्टेंट। ये सरफेस एक्टिव एजेंट है जो सरफेक्टेंट के जैसे यूज होता है ना हमारे सिस्टम में, जैसे टू ओवरकम सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम्स, हमारे ब्लड में अगर वाटर को सॉल्युबल करना है, कुछ सॉल्युबिलिटी है हमारे बॉडी के अंदर, उस प्रॉब्लम को इमल्सिफायर के जैसे यूज होता है, या फिर डिस्पर्सेंट्स या फिर मॉडिफाई सरफेसेस के लिए यूज होता है नेचुरल सरफेक्टेंट। ये एक एग्जांपल याद रखेंगे नेचुरल सरफेक्टेंट का, क्या है, लेसिथिन या फिर फॉस्फाटिडाइल कॉलिन करके है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं अगर नेचुरल सरफेक्टेंट पूछा जाएगा तो। इस याद रखना है, देखिए यहाँ पर अमोनियम ग्रुप भी है और ये फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ग्रुप है इसमें, है ना। ये हमें मेनली कहाँ से मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नेचर से मिलता है, इसलिए नेचुरल सरफेक्टेंट्स। अब मेन हमारा टॉपिक है, आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का क्लासिफिकेशन किस बेस पे हम करते हैं, तो ये हमारा जैसे मैंने बताया हेड है, ये इसका क्या है, टेल ग्रुप है, कार्बन चेन। तो इस हेड ग्रुप के पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल या फिर नॉन आयोनिक या फिर ज्यूटर आयोनिक होने के फॉर्म में, मतलब हेड ग्रुप पे कौन सा चार्जेस है उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई किया जाता है। लिखा है द क्लासिफिकेशन इज प्राइमरी सरफेक्टेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ द पोलर हेड ग्रुप। तो जो हेड ग्रुप है ना, जैसे बता दिया मैंने, ये तो हेड है हमारा, अभी ऊपर देखे थे हम लोग सरफेक्टेंट का। तो हेड ग्रुप में जिस प्रकार से चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, जिसमें एन आयोनिक, केट आयोनिक, नॉन आयोनिक, ज्यूटर आयोनिक। तो अगर हेड ग्रुप में क्या चार्जेस हो, निगेटिव चार्जेस हो तो नॉन आयोनिक बोलेंगे। अगर हेड ग्रुप जो है इसका ओवरऑल क्या हो, पॉजिटिव चार्जेस हो तो इसको केट आयोनिक बोलेंगे। अगर हेड ग्रुप में कोई सभी चार्जेस ना हो तो नॉन आयोनिक बोलेंगे। और हेड ग्रुप में अगर मतलब जो सरफेक्टेंट है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो, ओवरऑल सरफेक्टेंट में क्या हो, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो, तब उसको क्या बोलेंगे, ज्यूटर आयोनिक सरफेक्टेंट बोलेंगे। अभी समझते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहले हम देखते हैं एन आयोनिक सरफेक्टेंट। एन आयोनिक सरफेक्टेंट, तो सिंपल सी बात है, एन आयोनिक सरफेक्टेंट कंसिस्टेड ऑफ एन आयोनिक फंक्शनल ग्रुप एट देयर हेड। हेड पे क्या होगा, एन आयन होगा, दैट इज सल्फेट हो सकता है, सल्फोनेट, फॉस्फेट एंड कार्बोक्सिलेट, याद रखेंगे आप। तो एन आयोनिक सरफेक्टेंट में हेड में क्या होता है, उसके हेड ग्रुप में समझ रहे हैं ना, ये उसका हेड है ना, ये उसका हेड है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, ये होता है सल्फेट हो सकता है, सल्फोनेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है और फॉस्फेट भी हो सकता है। अभी समझेंगे इसको भी, है ना। वी यूज एन आयोनिक सरफेक्टेंट इन ग्रेटर वॉल्यूम अदर देन अदर सरफेक्टेंट, मतलब
और जो हम अभी क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं सरफेक्टेंट को, उसके कंपैरिजन में एनायोनिक सरफेक्टेंट का यूज ज़्यादा होता है बता रहे हैं। एंड दे आर यूज्ड इन मोस्ट डिटर्जेंट फार्मुलेशन में यही यूज होता है। डिटर्जेंट के जो हम सिंथेसिस करते हैं ना, फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें एनायोनिक सरफेक्टेंट का यूज होता है। और इसमें मेनली एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल एल्काइल चैन होता है, कहाँ से कहाँ तक, कार्बन मतलब C12 से लेकर के C18 मतलब 12 कार्बन से लेकर के 18 कार्बन के बीच में ज़्यादातर रेंज होता है जो हम सोप का डिटर्जेंट का जो फार्मूला जनरेट करते हैं ना। सोप्स विच आर द लार्जेस्ट सिंगल टाइप ऑफ सरफेक्टेंट आर एनायोनिक सरफेक्टेंट। जो सोप्स होते हैं ना वो भी क्या है, हमारा एनायोनिक सरफेक्टेंट ही है। ऑब्टेन बाय द सफोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल ऑयल एंड फैट्स के सफोनिफिकेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सोप्स का मैन्युफैक्चर करते हैं ना, ऑब्टेन करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं और समझेंगे एग्जांपल को भी कैसे हम इसको बनाना है। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पर सल्फेट्स ग्रुप है, इसका सल्फेट होना चाहिए इसमें। तो क्या एग्जांपल में अमोनियम लॉराइल सल्फेट, अगर स्ट्रक्चर इसका बनाए तो इसको अगर फार्मूला में लिखे हम इसको तो कैसे लिखेंगे, CH3 है और CH2 है, कितना टाइम, 10 टाइम CH2, फिर इसके बाद है CH2O और आपका सल्फर रहेगा, ये बताने वाला हूँ आपको। ये आपका हो गया O माइनस, यहाँ पर सोडियम सॉरी अमोनियम है यहाँ पर, तो अमोनियम चार्जेस बनाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक समझे आप यहाँ पर ध्यान से, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है, हेड पार्ट है। अब ये पूरा पार्ट इसका क्या है, कार्बन चेन है, ये इसका टेल पार्ट है। अगर इसको मैं कार्बन चेन के फॉर्म में बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सल्फर, ये और सल्फर O माइनस, और ये हमारा हो गया NH4 प्लस। तो ये जो NH4 प्लस आपको दिख रहा है ना, ये ओनली क्या कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज कम करने काम कर, लेकिन ओवरऑल इसका हेड ग्रुप क्या है, हेड ग्रुप में क्या है, निगेटिव चार्जेस है। इधर क्या कार्बन चेन है, अब गिन सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है ना। 30 पॉइंट को याद रखेंगे, कार्बन को काउंट करके लिखेंगे। तो इस टाइप से क्या हो गया, अमोनियम लॉराइल सल्फेट में सल्फेट ग्रुप क्या है, इसका हेड है, हेड ग्रुप हेड पार्ट है। हेड पार्ट कैसा है, निगेटिव है, देख रहे हो आपको निगेटिव है इसमें, तो निगेटिव है मतलब ये एनायोनिक सरफेक्टेंट में आएगा। सेम ऐसे ही सोडियम लॉराइल सल्फेट है, तो अगर यहाँ पर आप अमोनियम को हटा करके अगर यहाँ पर सोडियम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सोडियम लिख देंगे बाहर में, मतलब सोडियम प्लस आयन के साथ लिख देंगे, तो क्या कहला जाएगा, ये कहला जाएगा सोडियम लॉराइल सल्फेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट सरफेक्टेंट है, क्या वाले, निगेटिव वाला एनायोनिक सरफेक्टेंट, ठीक। और एग्जाम्पल मैंने बता देता हूं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल सल्फोनेट का देख लेते हैं। तो सल्फोनेट के एग्जाम्पल में अगर हम इसको देखें, है ना, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोनेट, या फिर कोई से भी एग्जाम्पल हम सल्फोनेट का लेते हैं। तो सल्फोनेट में आप याद रखेंगे कि कार्बन चेन होगा, चाहे जितना भी नंबर का कार्बन चेन हो, एग्जाम्पल में नॉर्मल हम अगर देखेंगे तो, है ना, अगर जो भी एक कार्बन चेन ले लेते हैं, और कार्बन चेन लेने के बाद अगर हम इसमें क्या डालें, सल्फोनेट डालें, तो सल्फोनेट का ये आपको याद रखना ये होता है। देखो अभी हमने क्या देखा, एक यहाँ पे देखते हैं, एक कार्बन चेन लिए थे हमने, एक रफली कार्बन चेन ले रहे हैं यहाँ पे। तो सल्फेट का क्या था, सल्फेट में ये वाला बॉन्ड था, और सल्फोनेट में डायरेक्टली कार्बन से क्या जुड़ा है, सल्फेट जुड़ा है। मतलब सल्फेट में, है ना, सल्फेट में SO4 माइनस की बात हो रहा था, समझ लेते हैं SO4 है, जबकि इसमें क्या है, SO3 माइनस। यही डिफरेंट है कि इसमें सल्फेट है, ये है सल्फेट, ये है सल्फोनेट, क्या है, सल्फोनेट। तो जितना भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है ना, अगर आप इसको डायरेक्टली सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्ट उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बट नॉर्मली आपको 2-3 एग्जांपल बस याद रखने हैं, जो आप आओ अगर क्वेश्चंस में आता है एनायोनिक सरफेक्टेंट क्या होता है, कैसे लिखना है, तो लिखने का पोर्शन मैंने बता दिया है आपको। आप 1-2 एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना, और बाकी आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे तो आपको सभी एग्जाम्पल मिल जाएगा। बस नाम में याद रखेंगे आप, कार्बन चेन को याद रखना है मेनली आपको, क्योंकि आप सल्फेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको सल्फेट ग्रुप है, सल्फोनेट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सल्फोनेट ग्रुप है, लेकिन कार्बन चेन को तो आपको याद रखना पड़ेगा कितने कार्बन चेन है इसमें, ठीक। वैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट्स, जैसे सोडियम स्टीरेट ले लेते हैं। अगर सोडियम स्टीरेट के हम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है ये, C18H34O2Na, ये हमारा सोडियम स्टीरेट है। अगर इसको बनाए हम लोग तो हमें 18 कार्बन बनाना है, 4 5 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर ये मान लेते हैं 18 कार्बन हो गया है ना, ये O हो गया माइनस, ये काउंट कर लेंगे 18 कार्बन हो गई ये। और ये वाला ग्रुप को देखिए आप, तो यहाँ पर ग्रुप कैसा है, अगर इसको कार्बन को यहाँ तक लिखूँ मैं, तो यहाँ पर ग्रुप ऐसा है C डबल बॉन्ड O के साथ माइनस है। तो ये ग्रुप आपको दिख रहा है ना, CO2 माइनस जो ग्रुप दिख रहा है, ये आपका क्या है, कार्बोनेट ग्रुप हो जाता है। याद रखेंगे कार्बोनेट हो गया ये। और इसमें क्या रखना है हमें, सोडियम। सोडियम नाम में भी है इसके, देख रहे हो यहाँ पे सोडियम स्टेरेट, तो सोडियम स्टेरेट है तो सोडियम को लिखना है यहाँ पर, मतलब निगेटिव। तो ये वाला इसका क्या पूरा देखो, ये वाला पार्ट इसका क्या है, ये वाला पार्ट इसका हेड है। हेड कैसा है हमारा, निगेटिव है। मैं पहले ही बताया हूँ हेड क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और बाकी टेल तो अपना देख रहे हो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो हेड अपना निगेटिव हो गया। और अगर इसमें सोडियम लगा दिए तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम स्टीयरेट। तो ये सब पॉइंट्स है जिसको आप लोग याद रखना है, आपको बहुत ही आसान वे में समझना है। और है ना, कार्बोनेट्स क्या होता है, कार्बोक्सिलेट्स है ये, कार्बोक्सिलेट्स क्या होता है, तो एक सॉरी हाँ यहाँ पे कार्बोनेट्स बोल रहा था मैं, क्या है ये, कार्बोक्सिलेट्स है, तो याद रखना है। मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इजिली एग्जाम्पल को बना पाएंगे। बाकी जो कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखे आप सर्च करके देख सकते हैं, और हमें 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखने जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने केट आयोनिक सरफेक्टेंट पे। तो इन दिस कैटेगरी द अलाउ ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब वही हेड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिवली होगा। और दिस ग्रुप कंटेन्स नो मास एक्टिविटी इफेक्ट बट इट फास्टन द सरफेस वेयर दे में गिव सॉफ्टनिंग, एंटी स्टेटिक, सॉइल रिपेलेंट एंड एंटीबैक्टीरियल कोरिजन इनहिबिटरी एजेंट्स के रूप में भी सब प्रॉपर्टीज है इसका। द वेरियस टिपिकल एप्लीकेशंस आर देयर यूज एज ए सॉफ्टनर्स ग्रुप में। तो किसके लिए यूज होता है, सॉफ्टनर्स ग्रुप में यूज होता है मेनली केटायनिक सरफेक्टेंट का, एंड एंटी स्टेटिक के लिए यूज होता है ना। द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन्स आर पीएच डिपेंडेंट, मतलब जनरली केटायनिक सरफेक्टेंट में क्या मिलेगा आपको, अमोनियम ग्रुप मिलेगा, क्योंकि अमोनिया में ही हम क्या रख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का प्रॉपर्टीज होता है हम जानते हैं, NH3 होता है, इसमें लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर किसी को डोनेट करके क्या करता है, ये अमोनियम आयन इसका बनाने के एक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब अमोनिया पे आप पॉजिटिव चार्ज इजिली बना सकते हो क्योंकि वो डोनर कैपेसिटी शो करता है। ठीक, तो एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिखा है, हेक्सा डेसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अब बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, तो 2 एग्जांपल के यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हेक्सा डेसाइल लिखा है, हेक्सा मतलब 6 होगा, डेसाइल मतलब 10, तो मतलब 16 कार्बन होगा अगर काउंट करेंगे तो। और ट्राइमिथाइल लिखे है ना, तो ये सब ग्रुप क्या है, अब ये सब ग्रुप क्या है, ट्राइमिथाइल है, CH3, ये सब क्या है, CH3 ग्रुप है। ट्राइमिथाइल और अमोनियम इसलिए लिखा गया क्योंकि नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड्स हैं, अगर देखेंगे हम यहाँ पर, तो नाइट्रोजन पे 1 2 3 और 4 बॉन्ड्स होने की वजह से अमोनियम कहलाता है, ये ब्रोमाइड Br माइनस को लगाया जाता है ना। तो अगर आप ओवरऑल देखें इसको हम, तो इसमें क्या हो रहा है आपका हेड ग्रुप, अगर देखें तो हेड ग्रुप ये वाला पार्ट है, इसका हेड ग्रुप है। तो हेड ग्रुप कैसा चार्जेस है, अमोनिया पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव है हेड ग्रुप इसका, केटायनिक है, और बाकी इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट है, तो इसलिए क्या कहलाता है, केटायनिक सरफेक्टेंट में आता है। तो केटायनिक सरफेक्टेंट के लिए आपको क्या देखना है, अमोनियम नाम में लिखा होगा है ना, जैसे अमोनियम देखो, अमोनियम लिखा है, सेट्री अमोनियम, यहाँ पे देखो अमोनियम, पेरिडीनियम हो सकता है ना, तो पेरिडीन भी हो सकती है इसके जगह, क्योंकि पेरिडीन में मान लो अगर एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें तो इस टाइप से अगर कार्बन चेन अगर आप जोड़ते जाएंगे, नाम सर्च करेंगे, तो अगर नाइट्रोजन है तो पेरिडीन, इस टाइप से पेरिडीन ग्रुप भी जुड़ सकता है इसमें, ये हो गया, तो ये है ना, और ये पेरिडीन है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। इसके बाद फिर इसको न्यूट्रल करने के लिए ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हम रख सकते हैं। तो हेड ग्रुप क्या होना चाहिए, हेड ग्रुप आपको होना चाहिए पॉजिटिव, और ज्यादातर पॉजिटिव चार्जेस आपको नाइट्रोजन के साथ मिलेगा। तो अगर एग्जांपल में अगर आ जाते हैं अमोनियम, ऐसा कुछ लिखा है एग्जांपल में, पूछता है किस टाइप के सरफेक्टेंट है, तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे कि वो केटायनिक सरफेक्टेंट है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको आप अपने से ट्राई करेंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और बता देता हूँ, डो डेसाइल डाइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। देखो डाई मतलब हो गया 2, एक चैन ये है आपका, यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा चैन ये है ना। उसके बाद लिखा है डो डेसाइल, मतलब होता है डो मतलब 2 और डेसाइल मतलब 10, मतलब 12 कार्बन। तो अगर काउंट करेंगे ना, ये भी 12 कार्बन होगा और ये वाला भी 12 कार्बन होगा। फिर देखो डाई मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ग्रुप एक, और एक 2 मिथाइल ग्रुप, फिर क्या है अमोनियम है, क्योंकि अमोनिया पे 4 बॉन्ड है, तो अमोनियम मतलब नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड है तो अमोनियम कहलाएगा, और एक ब्रोमाइड कहलाएगा। तो इस टाइप से नाम को आप थोड़ा बहुत
डिटेल में देखेंगे तो आपको आसानी से नाम को याद रखने में भी इजी होगा और उसका स्ट्रक्चर आप आसानी से बना पाएंगे, है ना। डेसाइल या डेसाइल मतलब 10 समझेंगे, 1 डेसाइल मतलब 11, 2 डेसाइल मतलब 12, इस टाइप से। हेक्सा डेसाइल लिखा है मतलब 16, 10 और 6 16, इस टाइप से आपको ट्राई मिथाइल लिखा मतलब 3 मिथाइल होगा। अमोनियम मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस होगा। ब्रोमाइड मतलब Br माइनस के फॉर्म, अगर ब्रोमीन होता तो Br लिखते हैं ना, लेकिन ब्रोमाइड लिखा गया है मतलब Br माइनस के फॉर्म में। तो इस टाइप से आपको याद रखना है और नॉर्मल वे में समझना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल जो बेंजीन थायोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर अगर बनाए हम, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं सिंपल में बना देता हूं एक बार। अब एक दो एग्जांपल को अपने से क्या करना है, आपको नाम को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद, है ना, सर्च करने के बाद आपको नोट करना है। तो बस आपको एक एक दो दो एग्जांपल बस याद रखना है, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब याद नहीं रहेगा। बस समझना है कि नाम में सल्फेट कार्बोनेट अगर रहा तो एनायोनिक है, और अदर अमोनियम वाला फैक्टर अगर आता है तो क्या है, वो केटायोनिक है। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है। देखिए क्या है, ये बेंजीन थायोनियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बना है ना मैंने। तो यहाँ पर देखिए अमोनियम वाला ग्रुप है मतलब पॉजिटिव ग्रुप है, तो ये हेड ग्रुप हो गया, और बाकी सब क्या होगा, टेल ग्रुप हो गया। तो इस टाइप से हमें एनालिसिस करना है और आसानी से समझ जाना है कि केटायोनिक और एनायोनिक का मेन फैक्टर क्या है। ठीक, अब आते हैं नॉन आयोनिक, मतलब इसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी आयंस नहीं होगा। ये सरफेक्टेंट ऑफ अनचार्ज लिखा है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा इस नॉन आयोनिक। ठीक, इसका मेन पर्पस क्या है, तो क्लीनिंग पर्पस। क्लीनिंग में जो हम लिक्विड यूज करते हैं मेनली वो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट होता है, इनसेंसिटिव होता है वाटर हार्डनेस के लिए। दे हैव द वाइड एप्लीकेशन अमंग द क्लीनिंग डिटर्जेंट्स एंड दे इंक्लूड ग्रुप्स लाइक फैटी अल्कोहल, पॉलीग्लाइकोसाइड्स, अल्कोहल, इथॉक्सिलेट्स एक्सेट्रा। तो इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो देखो, नो नॉक्सिनॉल 9 करके है इसका नाम। तो इसमें देखो क्या है, C9H9 C6H4O C2H4 1 से लेकर के 25, मतलब ये वेरी होता है ना, आप इसको याद रखें। 1 to 25 लिखा हो मतलब 1 भी मिलता होगा, 2 भी मिलता होगा, 3 भी मिलता होगा, अलग अलग बहुत सारे एक ग्रुप मिलते होंगे। 1 to 25 मतलब बहुत सारे वेरिएशन के मिलते होंगे। और याद रखेंगे इसमें क्या होगा, आपका एल्कोहल ग्रुप होगा। अगर एल्कोहल ग्रुप आपको दिखता है तो आप आसानी से समझ जाना कि वो किस में आना चाहिए, वो नॉन आयोनिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी आयन नहीं दिख रहा है आपको, है ना। O और H है, मतलब कोई सा भी पॉजिटिव निगेटिव आयन तो दिख नहीं रहा है। यही इसका क्या है, सब हेड ग्रुप है। ये सब क्या है, इसका हेड ग्रुप है। बाकी सब उधर क्या है आपका, लगभग ऐसा समझ सकते हैं। या फिर इतने को पोर्शन को हम ले लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, है ना। ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे इथर ग्रुप है तो ये पूरा हेड भी हो सकता है इतना, और बाकी सब आपका क्या होगा, टेल ग्रुप हो जाएगा। तो हेड ग्रुप में कोई भी चार्ज नहीं है, आप जैसे देख रहे हो एग्जांपल में, है ना। OH ग्रुप जहाँ पे एल्कोहल आ गया, मैं जैसे बोला कि एल्कोहल अगर आता है तब समझ जाना कि वो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है। जैसे यहाँ पर भी देखियो ग्लाइकॉल लिखा है ना। तो ग्लाइकॉल है मतलब एल्कोहल ग्रुप है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे, एक दो एग्जांपल याद रख लेंगे। ये वाला एग्जांपल याद रख लेंगे, नो नॉक्सिनॉल एंड ट्राइटॉन X100, तो ये सबको याद रखेंगे। और बस इस पॉइंट को भूलेंगे नहीं कि 1 2 अगर 1 to 25 लिखा है मतलब एक 1 वाला भी मिलेगा, 2 वाला भी मिलेगा, 3 वाला भी मिलेगा। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे इसको, 1 to 25 मतलब बहुत सारे रेंज में वो मिलता है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। अब लास्ट हम देखते हैं ज्विटर आयोनिक सरफेक्टेंट। ज्विटर आयोनिक मतलब ही होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होने चाहिए उस सरफेक्टेंट में। अभी देखेंगे हम लोग। तो ज्विटर आयोनिक सरफेक्टेंट कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिटिवली चार्ज ग्रुप, मतलब टू ऑपोजिटिवली चार्ज ग्रुप मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है इसमें। तो ज्विटर आयोनिक या फिर एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट कंसिस्टिंग बोथ केटायन एंड एनायन, है ना, सेंटर अटैच टू द सेम मॉलिक्यूल। द सेम मॉलिक्यूल के साथ जैसे हम अमीनो एसिड्स देखते हैं, तो अमीनो एसिड्स में क्या होता है, O माइनस भी होता है इधर, और NH3 प्लस, है, 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो ये वाला भी होता है, इसमें एक ही ग्रुप के साथ निगेटिव भी है, एक ही ग्रुप के साथ पॉजिटिव भी है, तो ऐसा होना चाहिए। तो जो केटायन पार्ट होता है कहाँ से मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमोनिया से मिलता है। जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको क्या है, अमोनिया से मिल रहा है केटायन पार्ट। एनायन पार्ट कहाँ से मिलेगा आपको, एनायन पार्ट आपको मिलेगा सल्फोनेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, ये सब एरिया से मिलेगा। तो नाइदर द एसिड नॉर द बेस इज परमानेंटली चार्ज, द कंपाउंड इज ओनली ज्विटर आयोनिक, ओनली ए पीएच रेंज। तो पीएच चेंज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसमें होते रहते हैं। परमानेंटली पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपको नहीं मिलेगा दिन भर, है ना, पूरे एनी टाइम आपको नहीं मिलेगा उस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। पीएच चेंज करो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलता है। तो ज्विटर आयन इज ए ग्रुप दैट अलाउ फॉर द एक्सलेंट डर्मेटोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के लिए शो होता है, जैसे लो आई यानी स्किन इरिटेशन में भी यूज होता है। देयरफॉर दीज आर सुटेबल फॉर यूज इन शैम्पू एंड
वेरियस पर्सनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना, या इसको देखो, एन एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ सिंपल अमीनो एसिड सच एज ग्लाइसिन, या फिर आपका प्रोपियोनिक एसिड, या फिर B10 का यूज होता है। तो इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये चैप्स CHAPS, इसका पूरा फुल फॉर्म आप याद रख लेंगे। ये है, देखिए इसे मैं आपको बता देता हूँ, इस वाले में है ना। तो देखिए पूरा ग्रुप है, इसमें एक पार्ट ये है आपका, अब एक पार्ट ये है आपका। ये पार्ट कैसा है, ये पार्ट आपका निगेटिव है, दिख रहा है यहाँ पर, और ये पार्ट आपका कैसा है, पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या मिले, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेगा, क्या मिलेगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलेगा आयंस चार्ज उसमें, वो कहलाता है ज्विटर आयोनिक सरफेक्टेंट। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा एग्जांपल। तो नॉर्मली तो इसमें देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, SO3 है, मतलब क्या है, सल्फोनेट है। ये सल्फेट रहता है तो SO4 होता है, सल्फोनेट है, ये क्या है हमारा, अमोनियम ग्रुप है, अमोनियम आयन है। तो अमोनियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज, सल्फोनेट की वजह से नेगेटिव चार्ज। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो तो पूरा समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे देखा है, एक एक करके वीडियो में सरफेक्टेंट समझे क्या होता है, इसका फेस मैंने बता दिया, मैकेनिज्म मैंने बताया है, कंपोजिशन को मैंने बताया, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक के फॉर्म में। आप लायोफिलिक लायोफोबिक नहीं ध्यान देंगे, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के फॉर्म में बस पढ़े हम लोग, हेड और टेल के फॉर्म में मैंने बता दिया था। डाइमेरिक सरफेक्टेंट, नेचुरल सरफेक्टेंट, क्लासिफिकेशन मैंने बताया, एग्जांपल्स मैंने क्लियर कर दिया है। तो आप इसको सिंपल वे में लिखेंगे, इतना ज़्यादा थ्योरी आप नहीं लिखना चाहें, नहीं लिखें, समझने के लिए था ये, है ना। तो आप नॉर्मल 2-2 3-3 लाइन में थ्योरी लिखें इसका, सभी क्लासिफिकेशंस का, और एक एक 2-2 एग्जाम्पल को क्लियर कर लें। बस याद रखना है कि सल्फोनेट, सल्फेट, कार्बोक्सिलेट अगर ऐसा आता है तो ये सब क्या है, एनायनिक सरफेक्टेंट में है। अमोनियम वाला अगर कुछ एग्जांपल्स आता है तो ये सब केटायनिक सरफेक्टेंट में आता है। एल्कोहल वाला टर्म अगर आता है तो वो नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट में आता है। और ज्यूटर आयोनिक में तो पता है आपको, पॉजिटिव और निगेटिव टर्म दोनों होना चाहिए, चार्जेस होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।